जय हिंद दोस्तों अफगानिस्तान एक बार दोबारा हार गया। तालिबान भले ही जीत गया हो लेकिन अफगानिस्तान हार गया। अफगानिस्तान इससे पहले 2001 में भी हारा, उससे पहले 1990 में भी हारा, 1989 में भी हारा, उससे पहले 1979 में भी हारा। हर बार एक देश जो हार रहा है वो है अफगानिस्तान। और मजे की बात ये, इस पूरे माहौल में एक देश जो हर बार जीत रहा है वो है पाकिस्तान। और इस वीडियो में मैं आपके साथ यही डिस्कस करूंगा कि क्या कारण है कि हर बार एक देश यानी पाकिस्तान जीत रहा है और हर बार अफगानिस्तान हार रहा है। और इस पूरी लड़ाई के अंदर जो भी सिचुएशन है हमेशा पाकिस्तान विन विन सिचुएशन में रहता है। हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन कि दोस्तों अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए एक सब्जेक्ट पॉलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एम लक्ष्मीकांत जैसी किताब पढ़े बगैर आप पॉलिटी की प्रिपरेशन के बारे में सोच भी नहीं सकते। और अगर आप पॉलिटी की प्रिपरेशन के बारे में सोच भी नहीं सकते तो इसीलिए आपको इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। और यही एक कारण है कि हमने एक ऑनलाइन बैच चालू किया, पॉलिटी कंसेप्टर बैच। मंडे से इसकी क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं और सिर्फ 500 रुपये पर मंथ इसकी हमने बेसिक फीस रखी है ताकि हर बच्चा पढ़ सके, हर बच्चा पढ़ सके, किसी भी तरीके से वो पीछे ना छूट जाए। रही बात फीस की तो दोस्तों इस नंबर पर कांटेक्ट करें। 500 रुपीज़ पर मंथ जो बहुत बेसिक फीस है वो रखी है। इन नंबरों पर कांटेक्ट करके आप जल्दी से जल्दी बैच के अंदर अपनी सीट फिक्स करवाएं, कहीं ऐसा ना हो आप पीछे रह जाएं। अब आ जाते हैं दोस्तों पाकिस्तान के ऊपर कि हर बार पाकिस्तान विन विन सिचुएशन में क्यों रहता है। तो दोस्तों असलियत में अगर आप अफगानिस्तान को देखते हैं तो यहां अफगानिस्तान आपको दिखाई दे रहा है और अफगानिस्तान के साथ यहां पर अगर आप खास बात देखेंगे तो ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड कंट्री का मतलब ये है कि इस देश के अंदर कहीं से भी जाने का मतलब समंदर से इसकी कोई भी सीमा नहीं लगती और पूरी दुनिया से जुड़ने के लिए इसे ईरान और पाकिस्तान जैसे दो देशों की जरूरत हमेशा पड़ती है। अब अगर पाकिस्तान और ईरान की जरूरत पड़ती है, ईरान अपने आप में भले ही अलग थलग है तो सबसे ज्यादा इसे अगर किसी देश की जरूरत पड़ती है तो वो पाकिस्तान की पड़ती है। अब यहां पर हम पहले भी इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं और अब दोबारा कर रहे हैं कि ये जो अफगानिस्तान है इसे ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स कहा जाता है। अब सवाल ये है, ये जो ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स है ये इतना ज्यादा ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स क्यों है, इसे समझिए। कारण उसका ये है कि जब भी इस पावर के अंदर या इस कंट्री के अंदर किसी पावर ने एंट्री की है तो उसके साथ उसकी दूसरी पावर्स जो हैं, दूसरे देश जो हैं, दूसरी पावर्स जो हैं उसका अपोज करने के लिए यहां एंटर कर जाती हैं और वो देश एक ट्रैप के अंदर घुस जाता है। यहां पर इसीलिए हम इसे ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स कहते हैं। ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स कहते हैं, साम्राज्यों का कब्रिस्तान। लेकिन क्या हमेशा साम्राज्यों के इस कब्रिस्तान में हमेशा हर देश बर्बाद होकर निकला है? तो आप लोग गलत सोच रहे हैं। यहां असलियत में बड़े बड़े एम्पायर्स, चाहे वो यूएसएसआर हुआ, चाहे वो किसी टाइम का अर्स्टवाइल ब्रिटेन हुआ, चाहे वो यहां आप देखें अमेरिका हुआ, इन सब देशों ने मिलकर जब इन पावर्स ने जब अफगानिस्तान के अंदर एंटर करने की सोची, वहां कब्जा करने की सोची, ये लोग हमेशा फंसे हैं। लेकिन एक देश ऐसा है और वो है पाकिस्तान। दोस्तों यहां इस जगह पर लगभग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस देश में किसी ने भी, यानी अफगानिस्तान में किसी देश ने भी एंट्री की, वो सिर्फ और सिर्फ बर्बाद होकर गया। लेकिन जब अफगानिस्तान में एंट्री हुई, पाकिस्तान हमेशा मजबूत होकर या जीतकर बाहर निकला है। या पाकिस्तान को अफगानिस्तान में होने वाले हर लड़ाई का फायदा ही मिला है हमेशा से। तो सवाल यह है पाकिस्तान को हर बार फायदा क्यों मिला और कैसे मिला, और इसकी क्रोनोलॉजी को थोड़ा सा समझ लिया जाए। दोस्तों सबसे पहले इसका अगर रिकॉर्ड देखें तो 1979 के अंदर
जब यूएसएसआर ने एंट्री की अफगानिस्तान के अंदर, तो शुरुआत में लगने लगा कि यूएसएसआर अफगानिस्तान में डोमिनेट करेगा, कब्जा कर लेगा। ऐसे में आप सोचकर देखिए, लैंड लॉक्ड कंट्री है, यहां ईरान में ईरानियन रेवोल्यूशन हो चुका है और अमेरिका जो है इस ईरानियन रेवोल्यूशन की वजह से ईरान का दुश्मन बन चुका है। यानी अब अमेरिका को इस अफगानिस्तान के अंदर रशिया को रोकने के लिए, यूएसएसआर को रोकने के लिए एंट्री करने का एकमात्र जरिया पाकिस्तान बच जाता है। यानी पाकिस्तान के थ्रू ही अफगानिस्तान में अमेरिका एंट्री कर सकता है। और दूसरी बात, इस पूरे इलाके के अंदर या इस पूरे रीजन के अंदर अगर आप देखते हैं कि कुछ बैटल्स, कुछ लोग जो यहाँ पर पश्तून हैं, और ये पश्तून जो हैं पाकिस्तान में भी रहते हैं और अफगानिस्तान में भी रहते हैं, और इन पर एक तरीके का इन्फ्लुएंस जो है वो पाकिस्तान का है, पश्तूनों पर कम, लेकिन इन्हीं पश्तूनों से निकले हुए तालिबान के ऊपर। ये तालिबान हालांकि बाद में आया, लेकिन बहुत सारे कबीलाई ग्रुप्स को पाकिस्तान के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर या इन दोनों के बॉर्डर के अंदर, बॉर्डर पर रहने वाले जो कबीलाई थे, बॉर्डर पर रहने वाले जो कबीलाई समूह थे, कबीलाई ग्रुप थे, उनके ऊपर इन्होंने कब्जा किया, उन सबको भड़काया और यूएसएसआर के खिलाफ हथियार भेज दिए। अब सोचकर देखिए, हम यहां तक तो जानते हैं हथियार बेच दिए, और हथियार भेजने के बाद इन्होंने यूएसएसआर से लड़ना शुरू किया, यूएसएसआर को कंगाल करके भगा दिया। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में, इस पूरी प्रक्रिया में हम एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और उसे भूल जाते हैं, वो ये कि असलियत में अमेरिका को रास्ता देने के लिए, जिसे एक आम पाकिस्तानी राहदारी कहता है, वो देने के लिए, तालिबान को खड़ा करने के या पश्तूनों को हथियार देने के लिए, उन्हें मोटिवेट करने के लिए पाकिस्तान ने अमेरिका से बिलियंस ऑफ डॉलर्स, साथ में वेपन्स और न जाने कितनी सारी चीजें वहां से एब्जॉर्ब की, पाकिस्तानी अमेरिकन से ऐंठी। यस, अमेरिकन से ऐंठी, मजबूरी का फायदा उठाया। अमेरिका को किसी भी तरीके से यूएसएसआर को रोकना था, वरना यूएसएसआर अगर अफगानिस्तान में अपनी जड़ें जमा लेता तो अगला टारगेट होता पाकिस्तान। और हालांकि पाकिस्तान को खुद भी यूएसएसआर का डर लग रहा था, लेकिन पाकिस्तान इस चीज को भी अच्छे तरीके से जानता था कि अमेरिका जो है वो उसे हर हालत में मदद करेगा। और यही एक रीजन है कि जब यहां पर उस मदद की बात आती है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लिए, वेपन्स लिए, और पाकिस्तान ने अमेरिका को से लूट खसोट की। अब मान लिया उसके बाद 1989 के अंदर तक, यानी 10 साल तक ये मामला चलता रहा, F-16 जैसे फाइटर जेट्स तक पाकिस्तान ने अमेरिका से ले लिए। अब आप कहेंगे उसके बाद पाकिस्तान को कैसे विन विन सिचुएशन लगी, या पाकिस्तान उसके बाद कैसे जीता। अब सोचकर देखिए, इस पाकिस्तान ने यहां पर जब अफगानिस्तान के अंदर यूएसएसआर वापस चला जाता है, तो यहां पर तालिबान का रूल एस्टेब्लिश करवाया। तालिबान कौन? जो पूरी दुनिया का लगभग दुश्मन बन चुका है और पाकिस्तान से बहुत ज्यादा करीब है, या यूं कहें कि पाकिस्तान की नाजायज औलाद है। अब जब तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया, तो पाकिस्तान का अल्टीमेट दुश्मन कौन है? इंडिया। इंडिया के अंदर कश्मीर, और किसी भी तरीके से हिंदू रजीम को, किसी भी तरीके से हिंदू रजीम को बर्बाद करने के लिए ये पूरी कोशिश करने में लगा रहता है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए इंडिया के अंदर हिंदू रजीम है और किसी भी तरीके से वो हिंदुओं को बर्बाद करेगा, तभी उसकी 2 नेशन थ्योरी जो है वो सफल होती हुई नजर आएगी, तभी उसकी 2 नेशन थ्योरी सफल होती हुई नजर आएगी। यहां से अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने एक प्रॉक्सी वॉर शुरू किया इंडिया के अगेंस्ट, और इस प्रॉक्सी वॉर में क्या किया कि जितने भी कश्मीर के अंदर सेपरेटिस्ट थे उनको, और तालिबान के लड़ाकों को ऑन द नेम ऑफ जिहाद अगेंस्ट हिंदुइज्म, जिहाद अगेंस्ट हिंदुइज्म करने के लिए एक सेफ हेवन प्रोवाइड कर दिया तालिबान के अंदर। यानी कहीं पर भी ट्रेनिंग देनी होती है तो अफगानिस्तान ले जाओ,
कहीं लड़ाई करवानी है, ट्रेनिंग देनी है तो अफगानिस्तान ले जाओ। कांधार का प्लेन हाईजैक करना है, मतलब इंडियन एयरलाइंस का प्लेन हाईजैक करना है तो कांधार ले जाओ। शॉर्ट में ये कि तालिबान से लेकर हर कोई वहां पर एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था, वहां पर एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था। अब ऐसी सिचुएशन में जब सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था, जब सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था तो यहां पर अगर आप देखेंगे ये कश्मीर है, कश्मीर के अंदर यहां से जैश ए मोहम्मद से लेकर हिजबुल मुजाहिदीन तक के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस थी उनके आतंकवादियों को अफगानिस्तान में ट्रेन करके कश्मीर के अंदर भेजा गया। यही एक रीजन है 1989 में कश्मीर 1989 में अफगानिस्तान के अंदर से यूएसएसआर बाहर जाता है और 1989 के अंदर कश्मीर के अंदर इंसर्जेंसी शुरू होती है जो 2001 के आसपास तक पीक पर थी, 2001 के आसपास तक पीक पर थी। लेकिन जैसे ही आप सोचकर देखिए यहां पर भी इस पाकिस्तान ने इस तालिबान और अफगानिस्तान को इंडिया के अगेंस्ट यूज किया और यहां पर भी ये कंजर देश जीतता हुआ नजर आया। खूनी दरिंदों का देश है ये, इनसे बात करना भी बेकार है। यस, और हर वो पाकिस्तानी जो अपनी सरकार को सपोर्ट करता है मेरे लिए खूनी दरिंदा है, दुश्मन है। यस, इस हद तक दुश्मन है कि सामने दिखे मार डालो इनको। ये इस लायक ही नहीं है कि इनके साथ प्यार से बात की जाए। और जिस तरीके से वो कह रहा है ना कि ब्रोकन द चेन्स ऑफ स्लेवरी, यस, पाकिस्तानी आम पाकिस्तानी से भी इच्छा अच्छाई की गुहार नहीं लगाई जा सकती, इनसे नफरत से ही बात की जा सकती है। और ये ऐसे ही हैं, समझे, जाहिल अनपढ़ गवार, जाहिलों का देश, जलील इंसानों का देश। यस, और इनकी सरकारें तो शुरू से ऐसी ही हैं। और अगर ये कहते हैं नहीं जी हमें तो पता ही नहीं है तो तुम और भी जाहिल हो। भाई आप किसी दूसरे देश को बर्बाद करके कैसे खुश रह सकते हैं? कैसे खुश रह सकते हैं आप? हम जैसे शांति प्रिय लोगों को, हमारे जैसे शांति प्रिय देश को बर्बाद करने के तुले हुए हो तो ठीक है, अब तुम्हारे ऊपर रिटेलिएशन होगा। और जितना ही अफगानिस्तान के अंदर ब्रोकन द चेन्स ऑफ स्लेवरी कह रहा है अफगानिस्तान इमरान खान, आने वाले समय में बर्बाद होने वाला है ये। और ये बर्बादी, ये जो स्पिल ओवर है जो अफगानिस्तान का है, हिंदुस्तान का तो देश, हिंदुस्तान पे तो नंबर बाद में आएगा, पहले पाकिस्तान बर्बाद होगा। क्योंकि वो जो जर्म्स तुमने पाले हैं ना उधर, उनके भाई बंधु, वैसे ही जर्म्स तुम्हारे यहाँ तहरीक तालिबान पाकिस्तान के नाम पर भी हैं। और कोई बड़ी बात नहीं, पश्तून का भाई है और तुम पंजाबियों का दुश्मन है। ये पंजाब वाले मुसलमान है ना, इन सबका दुश्मन है पाकिस्तान के अंदर। यस, और देखना जब ये स्पिल ओवर इफेक्ट आएगा तो अगले 5 साल में पाकिस्तान का हाल क्या होना है। अब आगे क्या होगा? आगे ये होगा, ये अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान 2001 के अंदर फिर दोबारा देखिए, दोबारा पाकिस्तान फिर दोबारा, इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। फिर दोबारा अब ये देश खड़ा होता है। और जैसे ही ये देश खड़ा होता है, मतलब दोबारा से 2001 के अंदर एक WTC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर अटैक होता है। और इस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अटैक से पूरी दुनिया हिल जाती है और अमेरिका दोबारा से यहां आके खड़ा होता है और ये कहता है कि अमेरिका जो है कि हमें अफगानिस्तान में और अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान है उस पर हमला करना है। हमें अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान पर हमला करना है। और जब ये कहा कि हमला करना है तो ऑब्वियस सी बात है, पाकिस्तान, तालिबान ने वो हमला करना है तो पाकिस्तान के पास दोबारा अमेरिका पहुंचेगा और कहेगा हमें रास्ता दो, हमें तालिबान से लड़ना है। सोच कर देखिए, 1979 से लेकर 89, 10 साल तक अमेरिका को लूटा। 89 से लेकर 2001 तक, 89 से लेकर 2001 तक दोबारा से ये लोग कश्मीर के अंदर इंडिया को परेशान करते हैं, कश्मीर के अंदर इंडिया को परेशान करते हैं। और 2001 से लेकर 2021 के आसपास तक फिर अमेरिका इनके पास जाता है कि मुझे तालिबान से लड़ना है। अमेरिकन को कहते हैं ठीक है जी, लड़ तो लेंगे लेकिन पैसे दे देना। और मजे की बात ये, जब इन्हें, इन कंजरों को, जाहिलों को जब पाकिस्तान के अंदर लड़ना हो, मतलब तालिबान से लड़ना होता है, तो इनका वो जो एक राष्ट्रपति था आके भारत आके ताजमहल के अंदर फोटो खिंचवा रहा था। क्यों खिंचवा रहा था?
जबकि हमारे प्रधानमंत्री जब लाहौर बस लेकर गए तब तो उसी ने लड़ाई शुरू करवाई। और फिर भाई उन्हें पता है ना, हमारे देश के जो नेता हैं वो शांति प्रिय हैं। अटल बिहारी कवि थे, वो सेना का जनरल था। मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री हैं, शालीन व्यक्ति हैं। वहां लश्करों कंजरों के लश्कर का जो सेनापति था वो था। उन्हें अमेरिकन से पैसे वसूलने थे, अरबों खरबों रुपए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। अब उन्हें किसी भी तरीके से इंडिया से शांति करनी थी, इंडिया से शांति करनी थी किसी भी तरीके से। अब इंडिया अपनी समस्याओं में फंसा रहता है। दो चार हमारे यहां भी होते हैं जो यहां सरपरस्ती इधर रखते हैं और तालिबान उनका आजकल आइडियोलॉजिकल बाप बना हुआ है। दो चार हैं, ज्यादा नहीं है। बाकी आजकल यहां पर भी डरे हुए हैं कि अगर वही सच में तालिबान ही जो बता रहा है वही सच में इस्लाम है तो बहुत खतरनाक है। लेकिन इस्लाम वैसा नहीं है जो तालिबान बता रहा है। इस्लाम एक पवित्र धर्म है। तालिबान तो जाहिल हैं, इन्होंने पढ़ा थोड़ा ना इस्लाम को। ये तो बस ढोंग कर रहे हैं इस्लाम को मानने का। राजनीति है सारी की सारी राजनीति है। मुशर्रफ पे आ जाते हैं। जिस तरीके से मुशर्रफ आया, ताजमहल के अंदर फोटो खिंचवा रहा है और सारे ड्रामे कर रहा है, किस लिए? क्योंकि उसे हर हालत में ये इंडिया वाला जो बॉर्डर है वो शांत चाहिए ताकि वो तालिबान पर फोकस कर सके और वहां पर अमेरिका से ज्यादा पैसा लूट खसोट सके। 20 साल इन्होंने लूटा, 20 साल अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन का खूब फायदा उठाया, खूब लूटा, जम के लूटा। नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि भैया कुछ भी नहीं। आज के दिन अब अमेरिका बाहर निकल रहा है। अमेरिका बाहर निकल रहा है तो उसके बाद अब पाकिस्तान के अंदर दोबारा से एक सेलिब्रेशन का माहौल है। अब इंडिया में पाकिस्तान में दोबारा से सेलिब्रेशन का माहौल है। और इनका वो जो कंजरों का जो नेता है इमरान खान, घटिया आदमी है, कह रहा है ब्रोकन द चेन्स ऑफ स्लेवरी। आज तक तुमने भी तो स्लेवरी को, इसी स्लेवरी के लिए तुमने पैसे खाए हैं यार। 79 से लेकर 2021 तक पूरा रिकॉर्ड उठाकर देख लो। 42 साल से तुम सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन से डॉलर्स ले रहे हो इसे स्लेव बनाए रखने के लिए। यस, और अकल से पैदल अफगानी है, अकल से पैदल अफगानिस्तानी है, जो तालिबान रूल आने के बाद पाकिस्तान को अपना भाई मानते हुए नजर आएंगे। अफगानिस्तान का अगर दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान को जब तक आप नहीं तोड़ेंगे तब तक अफगानिस्तान का सॉल्यूशन नहीं हो सकता तब तक। और रही बात इमरान खान की, तो दोस्तों इस पूरे देश का ही कुछ नहीं हो सकता। ये पूरा देश दुनिया के लिए एक वायरस है। अफगानिस्तान नहीं, पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये आग लगाए रखता है स्ट्रेटेजिक डेप्थ के नाम पर और किसी भी चीज के नाम पर। जब तक इसका खात्मा नहीं होगा, पाकिस्तान के 5 टुकड़े नहीं होंगे, दुनिया और खासकर ये रीजन शांति से नहीं बैठ सकता। धन्यवाद।